लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम स्टार्ट किया था और एसएचएम में हमने जो किया था, जस्ट मेन पॉइंट्स हम रिवाइज कर लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फुल फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें हमने जो देखा था कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द मोशन व्हेन या अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको मैं F इक्वल टू एम ए लिखा, ए को हमने d2x बाई डी टी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन लिखा इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और k बाई एम को हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पे कहा था कि हमने जस्ट आउट ऑफ द ब्लू जस्ट हम कहीं से ला करके हमने टपका दिया है ओमेगा स्क्वायर के बाई एम लिख के, लेकिन फिर हमने बाद में देखा था कि इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन आया था। ठीक है, हियर ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, ओमेगा का नाम क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट। ठीक है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये आया था कि ये ओमेगा हमारा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन था। अच्छा, फिर इसके हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, या सॉल्यूशन का मतलब है कि हम एक्स को टाइम से रिलेट कर रहे हैं। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें एक्स एंड टाइम यही तो वेरिएबल है, तो हमने एक्स को टाइम से रिलेट करने में जो सॉल्यूशंस देखे थे वो ऐसा देखा था कि कुछ ए साइन ओमेगा टी लिख दो, कॉस ओमेगा टी लिख दो। ठीक है, लेकिन ये हमारे मोस्ट जनरल नहीं थे, मोस्ट जनरल था जिसमें हम +5 कर दें। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी +5 और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी +5। ठीक है, हियर ए एंड फाई आर arbitrary constant which can be evaluated by given conditions। ठीक है, जो गिवन कंडीशंस होंगी वहां पर उससे हम उसको ए और फाई को निकाल लेंगे। ठीक है, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज इनिशियल फेज। ठीक है, और ओमेगा टी प्लस फाई मिलाकर के क्या कहते हैं इसको कहते हैं फेज। ठीक है, फेज में टी इक्वल टू 0 रख दोगे तो इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा पूरा कंक्लूजन हो गया पिछली क्लास का। और फिर हमने लास्ट क्लास में एंड में हम क्या कर रहे थे वो चीज़ मैं फिर से करा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने एंड में एक टेबल बनाई थी जिसमें कि हम इन टर्म्स ऑफ, एक हमने कॉलम बनाया था इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड दूसरा कॉलम बनाया था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम किस किस चीज़ को रख रहे थे, तो पहले हमने x लिखा, तो हमने x को लिया a साइन ओमेगा टी +5 मोस्ट जनरल। ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था, dv बाई डी टी करके। तो यहाँ पर वेलोसिटी x को डिफरेंशिएट किया तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी +5 आ गया था। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए dv क्या हुआ, सर आपने v के आगे सर dx बाई dt। यस, ठीक, dx बाई dt। एक्सेलरेशन dv बाई dt किया तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी +5 आ गया। ठीक है, अच्छा, इधर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हमने किया था तो एक्सेलरेशन तो बहुत इजीली ऑब्जर्व हो गया था तो कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, लेकिन वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन जिसमें कि टाइम एलिमिनेट हो जाए वो थोड़ा सा हमें उसमें एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी थी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी +5 = 1। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये मिला था
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करके हमें मिला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम सर्कुलर मोशन में तुम्हें याद है v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर पढ़ा हुआ है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा आर, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो यहाँ पे डायमेंशनली इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं ये मैं बता रहा हूँ कि तुम v इक्वल टू ओमेगा आर अगर तुम्हें याद है तो ओमेगा ये बाहर और अंदर r की जगह पर हमारा r यानी मीटर की डायमेंशन में होना चाहिए, तो अंडर रूट में मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर वाला टर्म हमारा अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी मीटर बन गया। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है और बाहर ओमेगा है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर जो कि सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला था उसी तरह से उसी पैटर्न पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताओ v और x में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसकी शेप क्या होगी v एंड x में? v और x में रिलेशन कौन सा देखोगे? ये वाला, ये रिलेशन है v एंड x में, तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन v एंड x? बोलो। नहीं देख पा रहे हो? ये तो देखी हुई इक्वेशन है सर, पैराबोला। पैराबोला कैसे होती है? नहीं सर, हाइट नहीं सर, एलिप्स। एलिप्स, यस, एलिप्स बनेगा। ठीक है, ये किसकी v वर्सेस x का ग्राफ, और a वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा? a वर्सेस x का बताओ जरा कैसा बनेगा? लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, लाइन बनेगी कैसे? y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप से, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, x एक्सिस पर ये कहाँ तक जाएगा ग्राफ? मैक्सिमम कहाँ तक, मिनिमम कहाँ तक? तो एम्पलीट्यूड तक मैक्सिमम वैल्यू जाती है, माइनस ए से प्लस ए तक। इसी तरह से यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, एम्पलीट्यूड जो वैल्यू है। ठीक है, v में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? जरा v और x का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इस फॉर्मूले को देख के बताओ कि मैक्सिमम v कब होगा? v की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर होगा? 0 0 पर। कितना होगा मैक्सिमम v? x को 0 रख दो। ओमेगा ए सर w इंटू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए, यहाँ पे माइनस ओमेगा ए। ठीक है, तो कब मैक्सिमम वैल्यू होती है? अगर मैं मान लो पेंडुलम वाला एसएचएम लेता हूँ तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर होती है? x इक्वल टू 0 पर। जब मीन पोजीशन पे पास कर रहा होता है तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और x इज इक्वल टू a पर कितनी वैल्यू ग्राफ में देखो, x इक्वल टू a पर ग्राफ में हमारी v की वैल्यू क्या हो गई है? इस पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी कितना है? 0। माइनस ए पे कितना है? 0। ठीक है, और 0 पे कितना है? प्लस v भी है और माइनस v भी है। ठीक है, ये अच्छा एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे तुम लोग को याद है हम लोगों ने जब वो किया था स्ट्रेट लाइन मोशन, तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ ग्राफ वाले, वहाँ पे पूछा था कि ये वैलिड ग्राफ है कि नहीं है। तो कुछ इस तरह के सर्किल टाइप से जो बने हुए थे उसमें हमने कहा था कि एक ही वैल्यू जो है पर हमारी दो वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, कुछ इस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया था। तो ये ग्राफ वैलिड ग्राफ है कि नहीं है? सर वैलिड तो है कि टाइम पे डिपेंडेंट है ये मेरे हिसाब से। ऋतिकेश याद है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस? श्रीदा, जिन लोगों को किसी को याद है? यस सर। हाँ, तो वहाँ पे ये लॉजिक देते थे कि ये ग्राफ जो है एक वैल्यू पर इसकी दो वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। फंक्शंस के लिए होता है सर। क्या फंक्शंस के लिए होता है सर? वो तो मैथ की बात अलग है, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कह रहा हूँ। वहां पे ये टाइम एक्सेस होती थी। टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो वैल्यू v की पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पॉसिबल है। x की एक पोजीशन पर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉसिबल है। जरा सोचो कैसे होगी? एक ही वैल्यू एक ही पोजीशन पर पॉजिटिव भी है, एक ही पोजीशन पे निगेटिव भी है, ऐसा कैसे हो जाएगा? सर पेंडुलम की वेलोसिटी अपोजिट हो जाती है। यस, एक बार राइटवर्ड जा रहा है, मान लो मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, p पॉइंट को। ठीक है, पी पॉइंट को एक बार वो राइट जाते हुए क्रॉस किया, एक बार लेफ्ट जाते हुए क्रॉस किया, तो वेलोसिटी पलट गई।
ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों बार उसमें सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगी। पी पॉइंट को क्रॉस करते समय चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ ऊपर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नीचे निगेटिव में मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल रहेगा ये ग्राफ। चलो तो एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सो v की वैल्यू से नेगेटिव ओमेगा e कब आएगी सर? जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में, जब मान लो इधर से ऐसे आ रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है x इक्वल टू 0 को, तो उस समय उसकी माइनस v इक्वल टू माइनस ओमेगा e वैल्यू होगी। अच्छा सर, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर से ओमेगा नेगेटिव नहीं है ओमेगा तो सर v कभी नेगेटिव नहीं होएगा? ओमेगा निगेटिव नहीं हो सकता, a निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन v निगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में होगी तो v निगेटिव हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो v वर्सेस x का, और ऊपर मैंने ग्राफ बनाया था वो एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ था, वो इधर इधर ये x एक्सिस पर पोजीशन है। ठीक, चलो मैं भी ये जो मैं जिस ऑर्डर में चल रहा था उससे थोड़ा भटक गया था, अभी मैं इसको हटा करके वापस आ जाता हूँ। तो हम लोग ये कर रहे थे रिलेशन बिटवीन वेरिएबल वेरियस क्वांटिटीज विद पोजीशन एंड टाइम। तो नाउ एक्सेलरेशन के बाद हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हें ऊपर टाइम के टर्म्स में पता ही है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे तो हाफ m और v² तुम देखो तो a² ओमेगा² cos² ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ओमेगा² को हमने k/m लिखा था, तो m ओमेगा² को k लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको अगर m ओमेगा² को कंबाइन कर दूं तो हाफ k² cos² ओमेगा t प्लस फाइव भी हो जा रहा है ये। ठीक है, तो मास और ओमेगा को हमने कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में कर दिया। चलो आगे बढ़े। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन बोलो। तो v² देख लो, v² तुम्हारा यहाँ पर ऊपर है ही फॉर्मूला, ये ला फॉर्मूला v² देख लो, ये डाल दो यहाँ पर हाफ mv² में, तो हाफ mv² हो गया ओमेगा² a² माइनस x²। अगेन m ओमेगा² को क्या कर सकते हैं? k लिख सकते हैं, तो k a² माइनस x² ये हो गया। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। ठीक है, ये कहां से आई हाफ kx² फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? सो इलास्टिक इलास्टिक यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाला फॉर्मूला। हाँ सर। ओके सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, लेकिन हम तो बहुत जनरल एसएचएम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्प्रिंग तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल होगा इस एसएचएम का, तो स्प्रिंग का जो चीज है वो हम यहाँ पर जनरलाइज करके लिख दें, ऐसा सही है? तो ऐसा सही नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो कि F इज इक्वल्स टू माइनस du/dx, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, u हमें पता करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, और f की वैल्यू माइनस kx, ये तो हमारा SHM का जनरल है ना, जनरल फॉर्म है f इक्वल टू माइनस kx, यहाँ से हमारा u आ जाएगा। ठीक है, तो u हमारा हाफ kx², फॉर्मूला तो वही स्प्रिंग वाला ही बिल्कुल सेम है। जब f इक्वल टू माइनस kx स्प्रिंग पे लगता है तो वैसे SHM के भी f इक्वल टू माइनस kx को इंटीग्रेट करके तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, चलो तो P इज इक्वल्स टू हाफ kx²। नाउ तुम्हारा SHM में ये x के टर्म्स में तो हाफ kx² डायरेक्ट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी की तरह से ये मतलब टाइम के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ पर क्या करना होगा? हाफ k और x ऊपर से देखो, x यहाँ से देखो, इसका स्क्वायर करके लिख दें, तो हाफ k a² sin² ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, टोटल एनर्जी
सर हाँ बोलो। सर पीई से यू में कैसे हो गया सर? अच्छा, उस सिंबल मैंने पी के लिए यू यूज़ कर लिया। यूजुअली सिंबल जो है हम यू यूज़ करते हैं। अभी जैसे मान लो मुझे डिफरेंशियल लिखना हो, मुझे डी बाई डी एक्स लिखना है यू का, तो मैं डी पी लिखूँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहेगा, तो सिंबल यू यूज होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे Okay. पी के बजाय यू लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो टोटल एनर्जी अब जरा ऐड करो, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके देखो क्या होगा। हाफ के स्क्वायर तो कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के स्क्वायर, ब्रैकेट में दोनों का सम करोगे 1 हो जाएगा, तो हाफ के स्क्वायर हो गया। ठीक है, और तुम राइट साइड वाले में पोजीशन वाले टर्म्स में देखो तो भी क्या आ रहा है? टोटल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ पे ना तो पोजीशन है ना टाइम है, कांस्टेंट आ गया। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एसएचएम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारी टेबल फिनिश हुई, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए। कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। पहले वाले देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें रटने का क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं रटना, हाफ एम वी स्क्वायर में हम वी डाल देंगे। ठीक है, वी का ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्स को डिफरेंशिएट करना, तो इतना तो मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि तुम 1 सेकंड के अंदर ही लिख डालो एक्स को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, और याद रखने में एक और दिक्कत है, अगर कहीं पे एक्स का फॉर्मूला तुम कॉस के टर्म्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है और तुम रटे हुए हो, ये कॉस को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ साइन आ जाएगा, तो ये रटने वाला नहीं है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है जो मैं मुझे लगता है कि शायद याद रहे तो अच्छा रहता है, नहीं तो थोड़ा सा ये 2 स्टेप 3 स्टेप में तुम डिराइव करोगे, कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं इसको कहूँगा वी इक्वल टू ओमेगा आर के पैटर्न पे याद रखो। जब भी इसको याद रखना हो तो वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा पहले है और आर की जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाला तो मेरे ख्याल से हमने तो शुरुआत में ही ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स इंटू एक्स लिखा था, तो के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर रख दिया है, वहाँ से याद रख लो। ठीक है, टोटल एनर्जी जब तुम ऐड करोगे पोटेंशियल और काइनेटिक को, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हाफ के एक्स स्क्वायर है, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, ये दो याद रखना इजी है, उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने हमारा यहाँ लिखने में तो ऑर्डर रहा कि हमने काइनेटिक पहले लिखी, यू लिखी, फिर उनका यूज करके ऐड करके टोटल एनर्जी निकाली। लेकिन जब हमें याद रखना है तो बेटर होगा कि यू और टोटल एनर्जी याद रखो और उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो डिफरेंस लेकर के, तो यही आएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा टोटल एनर्जी कैसे याद रखोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी में सोचो एक्स की क्या वैल्यू डालें कि यू का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही टोटल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जहां काइनेटिक एनर्जी 0 होगा वहां यू मैक्सिमम होगा, टोटल एनर्जी को कंजर्व रखना है। तो जहां के 0 होगा वहां यू की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यू की मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू ए या माइनस ए पर होगी, तो हाफ के स्क्वायर हो गया। यू की मैक्सिमम वैल्यू वही टोटल एनर्जी हो गई, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, तुम ये भी देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो अब हम नया इसी में, हाँ बोलो। सर आप ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? या रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन के साथ इसका रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट करके 1-2 बातें लिखो, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, एसएचएम एंड सर्कुलर
motion are two different kind of motions. ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सर्कुलर और एसएचएम एक चीज है, दोनों अलग है। एसएचएम एक में टू एंड फ्रो मोशन होता है, बिकॉज इट इज एसएचएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन में नहीं आता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीरियोडिक दोनों हैं। ठीक है, पीरियोडिक जो सबसे पहला हमने सबसे बड़ा टर्म पढ़ा था वो पीरियोडिक था। तो सर्कुलर मोशन अगर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है देन वो पीरियोडिक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा होगा तो वो पीरियोडिक भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हाउएवर इफ अ पार्टिकल इज मूविंग on circular path with uniform speed, then the motion of foot of the perpendicular dropped from that particle on any diameter of the circle is SHM। ठीक है, अब इसको देखो, मैं एग्जाम वो डायग्राम बना के बताता हूँ तो समझ में आएगा। ये मेरा सर्किल है। ठीक है, मैंने दो डायमीटर बना दिए, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे अगर मैं जनरल बात करूँ तो हम कोई भी डायमीटर बना दे, मान लो ये डायमीटर बना दिया। ठीक है, मैंने एक आर्बिट्री डायमीटर बना दिया और मैंने ये पॉइंट यहाँ से सपोज मूव कराना स्टार्ट किया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, इससे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ठीक है, डायमीटर पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो मूव कर रहा है, जो पहले तो ए पर रहा होगा, फिर बी पर आया, सी पर आया, ठीक है, डी पर आया, ई पर आया, फिर पार्टिकल जब और ज़्यादा और क्रॉस कर गया इसके आगे, पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो फिर ये परपेंडिकुलर वापस जाना शुरू हुआ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वापस जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका मोशन कैसा हुआ? मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से वो मूव किया ई की तरफ और फिर ई से वापस ए की तरफ। ठीक है, ए से ई की तरफ, ई से वापस ए की तरफ। यस सर। ठीक, तो ये जो मोशन है दिस इज दिस मोशन, और फिर ए से वापस, जब ये सर्कुलर ऐसे से सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, और जैसे से ये राउंड राउंड करता रहेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर का जो फुट है वो हमारा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एसएचएम कर रहा है कि ये टू एंड फ्रो है। टू एंड फ्रो इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए फोर्स हमने बताया था माइनस के एक्स होना चाहिए। ठीक है, और उस फोर्स से जो पोजीशन का फंक्शन आएगा वो साइनसोइडल फंक्शन होना चाहिए, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जो फंक्शन, ये जो अभी मोशन में दिखाऊंगा मैं, अभी तो मैंने ऐसी बस तुम्हें विजुलाइज कराया, तो विजुलाइजेशन में तो इतना परफेक्ट डेरिवेशन नहीं होगा। अभी मैं डिराइव करके बताऊंगा कि इसका जो फुट का इक्वेशन आएगा वो पूरा साइन या कॉस में ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं डिराइव कर रहा हूं वो चीज। उसके लिए मैंने क्या किया, हमने डायमीटर जो चूज किया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया अभी। ठीक है, फिर मैं वाई पर अलग से करके दिखाऊंगा। अब मान लो कि मेरा जो पार्टिकल था इनिशियली वो यहाँ फाई एंगल पर था, ये t इक्वल टू 0 पर लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे इस सर्किल के से जो पैरेलल हम एक ड्रॉ कर रहे हैं उससे क्या होता है कि तुम्हें फील आ जाता है एसएचएम का। ठीक है, अभी तक फील नहीं आया होगा, अभी तक थोड़ा सा, अगर मैं कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं तो वहाँ पे
तुम्हें बनाना मुश्किल पड़ेगा। सर्किल वाले में जब तुम रिलेट कर लोगे एसएचएम को सर्किल के साथ, ठीक है, रिलेट करने को कह रहा हूँ मैं, सर्किल एसएचएम इज डिफरेंट, सर्किल इज डिफरेंट, लेकिन जब रिलेट कर पाएंगे हम एसएचएम से तो फिर हमें इन सब टर्म्स का, जैसे इनिशियल फेज, ये अभी देखो सर्किल में मैंने फाई जो बनाया है, इनिशियल पोजीशन का एंगल बनाया है, ये हमारा एसएचएम में इनिशियल फेज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आफ्टर टाइम टी, सपोज ये एक कांस्टेंट ओमेगा से, सर्कुलर मोशन में ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, जबकि एसएचएम में हम क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी हम क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम एंगुलर वेलोसिटी की बोल रहे हैं, और यूनिफॉर्म स्पीड है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। उससे मान लो ये टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, ठीक। और ये जो रेडियस है, वो रेडियस कितना है, वो हमारे, मैं एम्पलीट्यूड के इक्वल ले रहा हूँ ए, ठीक। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, जहाँ पार्टिकल पहुंचा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पहुंचा पी पॉइंट पर, या चलो मैं अभी पी तो यहाँ लिख देता हूँ, नीचे वाला पॉइंट एम कर देते हैं, ठीक है, एम, ठीक है। पॉइंट पी हमारा टाइम टी पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, पी फॉर द पार्टिकल। अब पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एम, सेंटर इज ओ, ठीक। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम की पोजीशन तुम कैसे बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट से बताओगे, ये एक्स, ठीक है। अब मुझे, मैं जो जो स्टेप पूछूं उनका आंसर करते जाओ। पहला चीज, फाई तो तुम्हें एंगल दिख रहा है, फाई के बाद जो एंगल आया वो एंगल हम ओमेगा के हेल्प से लिख सकते हैं कि नहीं। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा स्पीड से तो कितना टाइम, और टाइम टी तक में वो कवर किया, टी इक्वल टू 0 से टाइम टी तक, तो बताओ कि उसमें उसकी एंगल कितना वो ओमेगा टी करता है। यस, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा की डेफिनेशन होती है थीटा अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया एंगल, ठीक। अब जरा मैं ये ओपीएम ट्राइंगल बना रहा हूँ, ओपीएम, ये बताओ ये एंगल कितना है टोटल, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल है ये, ठीक है। ये एंगल अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज ए है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के बता सकते हो, ओमेगा टी, यस, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। टाइम में चेंज करता चला जाऊं और ये पार्टिकल हमारा पी इधर क्रॉस करके 90 डिग्री क्रॉस करके आगे भी आ जाए और 180 भी क्रॉस कर जाए, यानी कि पूरे सर्किल में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये काम करेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही वैल्यू देगा एक्स की। तो मुझे एम के मोशन के लिए इक्वेशन मिल गई, और ये इक्वेशन साइनोसॉइडल है, ठीक है। साइनोसॉइडल में साइन और कॉस दोनों आते हैं। साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि इस तरह का ये जो कर्व होता है, ठीक है, ऐसा जो कर्व बनता है, ये जिसका भी ग्राफ होगा इस तरह का उसको हम कहेंगे साइनोसॉइडल। तो उसमें साइन के भी फंक्शन आ जाता है और कॉस का भी आ जाता है, ठीक है। साइनोसॉइडल इज कॉमन फॉर साइन एंड कॉस, दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। तो साइनोसॉइडल फंक्शन आ गया, दैट मीन्स अवर मोशन ऑफ एम इज एस एच एम, ठीक है। पी का मोशन एस एच एम नहीं है, पी का सर्कुलर है, बट एम का मोशन एस एच एम है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, डायमीटर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं वाई एक्सिस का डायमीटर ले रहा हूँ, तो मैं पी से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ वाई पर, और उसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट एन, ठीक है। एन की पोजीशन वाई कोऑर्डिनेट से आएगी, ये वाई, तो तुम ये बता सकते हो ये वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया वाई। अच्छा, तो ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, यानी कि एन का मोशन भी एस एच एम है, क्योंकि वो साइनोसॉइडल फंक्शन से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोग जरा नोट कर लो यहाँ पे, तुम्हें जो जो नोट करना हो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ। हियर पोजीशन ऑफ एम एंड एन आर गिवन बाय साइनोसॉइडल function of time, hence m and n are undergoing simple harmonic motion.
ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि एक्स और वाई की साइन से वैल्यू आ रही है साइन के टर्म्स में, सो दे आर साइनोसॉइडल। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओगे तो बेटर रहेगा, एंगल वगैरह दिखाने में इजी रहेगा। सर पर ये तो बिल्कुल सेम एज सर्कुलर मोशन हो गया। कौन सी चीज सेम है सर्कुलर मोशन हो गया? सर इस पार्टिकल का मूवमेंट पी का, बट नॉट एम। Yes. हाँ, एम का नहीं, पी का। पी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एस एच एम कौन है? एम और एन का मोशन एस एच एम है। ओके सर। अच्छा, नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, नोट हो गया। ओके, अच्छा मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ, प्लॉट reference circle for the following SHM. Number 1, x is equals to cos pi by 6 minus t. क्या करें बोलो? इसको हमें सबसे पहले कंपेयर करना होगा x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इसको ले आओ। तो पहले तो a की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 1 कॉस, अंदर क्या करें? ओमेगा को -1 रखें क्या? ओमेगा तो निगेटिव हो नहीं सकता। सर एलसीएम, अरे सीधे पलट दो भाई। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो अंदर जो कॉस के अंदर ब्रैकेट में जो चीज है उसका साइन निगेटिव लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने एक सेकेंड, ये ओमेगा टी तो यहाँ पे नहीं, टी है, ठीक है। तो टी माइनस पाई बाई 6, ठीक है। मैंने अंदर जो है निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया थीटा को, ठीक है। कॉस थीटा इज कॉस माइनस थीटा, तो ये हो गया। तो अब कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है? ऑन कंपेरिजन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, एंड फाइव इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब क्या किया जाए? सर्किल बना लो। कॉस फंक्शन है तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करें या वाई एक्सिस पे करें? एक्स एक्स एक्सिस पे करेंगे, ठीक है। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां पे रखें? इनिशियल पोजीशन कहाँ रखे हमने? पिछले ग्राफ में तो हमने यहाँ रख दिया था, यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, बट अभी कहाँ पे रखें? इस क्वेश्चन में कहाँ दिया है? नहीं, पिछली बार मैंने कहाँ से किया था? देखो एक बार, वहाँ से नहीं किया था, एक्सिस से नहीं किया था। यहाँ देखो t इक्वल टू 0 कहाँ लिखा हुआ है सर्किल में? 5 है। तो t इक्वल टू 0 पर एंगल 5 था, तो अब यहाँ पर हमारा 5 कितना है? 5 को देखो, वहां से इनिशियल पोजीशन डिसाइड करो। -π/6 यानी -30 डिग्री। -30 डिग्री कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। ये हमारा t इक्वल टू 0 है, -π/6, ठीक। अच्छा, ओमेगा जो है मेरा पॉजिटिव है इस तरह से, ठीक है। ओमेगा वैसे निगेटिव होता तो वहां पर हम क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन ले सकते हैं। अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देखें तो एंगुलर वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकती, एसएचएम में फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होती है,
ठीक है, न्यू निगेटिव नहीं होता, टाइम पीरियड निगेटिव नहीं होता, तो ओमेगा भी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ओमेगा वेक्टर होता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम उस सेंस में कहें तो ये वाला डायरेक्शन ओमेगा का पॉजिटिव माना जाता है, ये वाला निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ओमेगा हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो निगेटिव भी ले सकते थे, अभी मैं उसको भी लेके बता दूंगा। चलो अच्छा, तो ये हमारा हो गया। तो ये ओमेगा से हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड से मूव कर गया, ये हो गया हमारा SHM। ठीक है, और रेडियस कितनी लेनी होगी इसमें? रेडियस लेनी होगी 1 यूनिट। हमारा एम्पलीट्यूड 1 यूनिट का है, तो रेडियस भी दिखाना है। तो ये हमने अब कंप्लीट दिखा दिया। कंप्लीट दिखाने में क्या क्या बातें दिखानी होती हैं रेफरेंस सर्किल में? रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल रखना होता है, और इनिशियल पोजीशन दिखाना होता है, और ओमेगा की वैल्यू लिखनी होती है। साथ में ओमेगा का एरो का डायरेक्शन दिखाना होता है। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये लिख गया, नोट कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 2 cos pi t। बताओ, इसको कंपेयर करोगे क्या होगा? सर एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। क्यों एम्पलीट्यूड 1 क्यों हो जाएगा? नहीं सर, एम्पलीट्यूड 2 होएगा, यस, और इसका ओमेगा पाई होएगा, और पाई 0 होएगा मेरे हिसाब से। यस, गुड। मतलब सर हमें x एक्सिस से शुरू करना है। हाँ, कॉस है तो एक्स एक्सिस वाला ले लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई हो गया, एंड फाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सर्किल बना दो। हो गया? कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ? t इक्वल टू 0 पर मैं कहाँ दिखाऊं? सर x एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे फाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पे t इक्वल टू 0 हो गया। और ओमेगा पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई से। और रेडियस कितनी ले लें? 2 यूनिट्स। 2। यस, ठीक। चलो नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू -2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3। ये बताओ। सर 3t के बाद प्लस है। 3t प्लस पाई बाई 3। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या? क्यों इंटीग्रेट क्यों करोगे? तुम्हें क्या करना है? रेफरेंस सर्किल बनाना है। इंटीग्रेट क्यों करोगे? साइन है। साइन है नहीं तो, सर। तो साइन वाला y एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर साइन- डालो। हाँ सर। y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो साइन वाला। ओके सर, ओके। सर एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं करो। एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो तुम्हें इस फॉर्म में लाना है। ए पॉजिटिव रखना है, बाहर नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव को अंदर लेके जाना है। तो ये बताओ, साइन थीटा प्लस क्या करे जिससे कि साइन नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, माइनस साइन थीटा आ जाए। माइनस साइन थीटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ? साइन थीटा प्लस पाई या माइनस पाई? साइन थीटा प्लस पाई, तब निगेटिव बाहर मिलेगा। कौन से क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस पाई कर दिया, थर्ड में आ गया तो माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये माइनस तुम्हारा अंदर अकोमोडेट करना है, तो क्या करोगे? प्लस पाई कर दो अंदर, इज इक्वल्स टू 2 साइन 3t प्लस, एक सेकेंड,
3t प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई कर दिया तो मेरा माइनस गायब हो गया अंदर पाई ऐड करने से। ठीक है, और क्या कर सकते थे, और क्या ऑप्शन था तुम्हारे पास माइनस साइन थीटा करने का? साइन माइनस थीटा कर सकते थे। सर 3t माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं। अच्छा, 3t माइनस पाई बाई 3, वो तो भाई अलग ही चीज हो जाएगी, वहां तो तुमने इनिशियल फेज ही चेंज कर दिया। क्या ये बताओ, -2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3 को 2 साइन 3t माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो? अगर ऐसा लिख सकते हो तो सही है, लेकिन क्या ऐसा लिख सकते हो? ऐसा नहीं लिख सकते, गलत है ये। ठीक है, तो एक काम मैंने दूसरा सजेशन दिया कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको 2 साइन माइनस 3t माइनस पाई बाई 3 कर दूं। ठीक है, लेकिन मैंने ओमेगा में पहले तो मना किया था कि ओमेगा को नेगेटिव मत करना, बट यहाँ पर फिर मैंने सर्कुलर मोशन में कहा कि हाँ कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में अगर ये ओमेगा जो है तुम्हारा -3 है, तो इसका मतलब है कि इस तरह से क्लॉकवाइज ओमेगा ले लो 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू इसमें एंगल कितना रखोगे? अगर तुम इस इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हो तो इनिशियल एंगल कितना रखोगे? माइनस पाई बाई 3, तो माइनस 60 डिग्री पे ये t इक्वल टू 0 हो गया, और ये तुमने रोटेशन ओमेगा ले लिया 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और 2 यूनिट्स का ये हो गया। तो ये तो मैंने इस इंटरप्रिटेशन को दिखा दिया। ठीक है, और अगर तुम ये वाला इंटरप्रिटेशन दिखाना चाहो तो क्या करोगे? तो 3t पॉजिटिव ओमेगा है, और ये पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया? 4 पाई बाई 3। 60 प्लस 180 कितना हो गया एंगल? 180 प्लस 60, तो 180 और 60 और लेके गए, यहां आ गए। ठीक है, यहां पर आ गए, और किधर ओमेगा कर दिया? ओमेगा इधर कर दिया, पॉजिटिव 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ग्रीन वाला या रेड वाला। अच्छा, अब ये दो मैंने एक ही डायग्राम में दिखा दिए हैं, दोनों चीज तो सेम चीज मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसा कैसे? एक तो राइट से 4th क्वाड्रेंट में आया, एक 3rd क्वाड्रेंट में आया, तो ये दोनों हमारा सेम गिवन एसएचएम को कैसे डिनोट कर रहे हैं? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है? सेम मोशन एसएचएम का डिनोटेड बाय एक तो पॉइंट जो कि 3rd क्वाड्रेंट में है, और एक पॉइंट जो 4th क्वाड्रेंट में है, और यही नहीं, दोनों जो है का मोशन, एक का क्लॉक ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एक का क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी गड़बड़, ये डिफरेंस। तो देखो इनका तुम्हें मोशन देखना किसका है? तुम्हें पार्टिकल का थोड़ी देखना है जो सर्किल पे चल रहा है, तुम्हें तो उनके जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उनका मोशन देखना है। तो दोनों के जो परपेंडिकुलर के फुट हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज n, वो तो एक ही जगह पहुंचा। ठीक है, इधर देखो 60 डिग्री, उधर 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री, तो दोनों के परपेंडिकुलर तो सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सेम पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है, साथ में मोशन भी सेम होना चाहिए। अगर इस वाले को तुम देखो कि ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा n का वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? अगर ये पार्टिकल आगे चल के इधर जाएगा तो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, n किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और इसको देखो, इसका फुट किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो इसका भी फुट नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से ये n, चाहे तुम इस पर इसके हिसाब से चलो चाहे इसके हिसाब से चलो, दोनों में n का मोशन सेम है। अगर मान लो ये पिंक वाला मैं आगे मूव कर जाऊं, यहां आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया, तो ये जब ऊपर जाएगा तो उस समय फुट किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, और उतने टाइम के बाद ये कहाँ चुका होगा? ये यहाँ चुका होगा, और उसका फुट क्या होगा? वो भी ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि हमारा ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम ग्रीन वाले को फॉलो करें तो ग्रीन वाला आगे चल करके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो उसका फुट भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और उतने टाइम में ये पिंक वाला भी यहाँ चुका होगा और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका भी फुट वैसे ही ऊपर जा रहा है। तो दोनों के फुट के मोशन बिल्कुल सेम है।
तो मैं चाहे ये इंटरप्रिटेशन लूं अंदर पॉजिटिव बना के या ये लूं, देखने में तो दोनों अलग लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर -3t माइनस पाई बाई 3 दिख रहा है और यहाँ 3t प्लस 4 पाई बाई 3 दिख रहा है। दोनों इंटरप्रिटेशन अलग हैं, मतलब दोनों के ये एक्सप्रेशंस अलग हैं, लेकिन जब हम उनको प्लॉट कर रहे हैं और उससे हम n के मोशन को देख रहे हैं तो वो पूरी तरह से आइडेंटिकल है, चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो, ठीक है। चाहे कितने भी टाइम के बाद देखो, दोनों बिल्कुल सेम तरह से करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो इसी में कुछ और पूछना है या कोई नया क्वेश्चन दे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए? अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें इनमें से कोई एक समझ में आ गया? दोनों नहीं समझ में आया बट एक समझ में आ गया कि नहीं? तो दोनों में से तुम्हें जो समझ में आ गया उससे कर लो, हमें तो एक से ही काम है, एक हम दिखा दें काफी है, ठीक है। अच्छा अब जरा सा टाइम जो बचा है उसमें मैं एक रिवर्स क्वेश्चन और दे देता हूँ। रिवर्स में क्या करना है कि सर्किल दिया हुआ है और तुम्हें उससे फंक्शन लिखना है। एक ये है, इसमें तुम्हें इसका मोशन लिखना है, ये t इक्वल टू 0 पर 45 डिग्री पर है, ठीक है, और ये a दे रखा है रेडियस। तो इस m का मोशन बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m। अच्छा ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, नहीं ओमेगा के बजाय टाइम पीरियड देकर रखा है 4 सेकेंड, तो वहां से तुम ओमेगा निकाल लोगे। थर्टी सेकेंड का टाइम पीरियड, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है और उसमें एरो जो है इस तरफ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट में बताओ हम x इक्वल टू लिखे हैं y इक्वल टू लिखे हैं? अच्छा सेकंड वाले में तुम्हें x प्रोजेक्शन का ही लेना है, इसमें भी x का ही लेना है, दोनों में x का लेना है। बताओ इसमें क्या करा जाए? और इसमें एरो जो है दे रखा है ऊपर की तरफ, इस तरफ। आफ्टर टाइम t देखो कितना एंगल बन चुका होगा ये आफ्टर टाइम। सर बोलो। x is equals to a cos pi by 16 into t plus pi by 4। पाई बाई 16, अच्छा ओके। कैसे पाई बाई 16 कैसे? ओमेगा जी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है, टी की वैल्यू 4 डाल दी तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। टी की वैल्यू 4 डालोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा ओमेगा, तो पाई बाई 2 ओमेगा हो गया। टी प्लस इनिशियल फेज कितना है? 45 डिग्री है, तो पाई बाई 4 लिख दिया। तो पाई बाई 16 क्या बोल रहे हो? यस सो ओमेगा से गलती से गलत कैलकुलेट। तो ओमेगा सबको समझ में आया? 2 पाई अपॉन टी ओमेगा का फॉर्मूला था, हमने टाइम पीरियड 4 रख दिया उसमें, नीचे डिनोमिनेटर में 4 रख दिया तो पाई बाई 2 आ गया। ओमेगा की वो वैल्यू हमने कहाँ डाली? a cos ओमेगा टी प्लस 5 में डाल दी, तो a cos ओमेगा टी, ओमेगा इज पाई बाई 2 एंड 5 इज पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा हमारा सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मैंने पाई बाई 2 जो रखा है ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, ओमेगा इज पॉजिटिव बिकॉज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर हम ओमेगा क्या रखेंगे? यहां पर ओमेगा हम रखेंगे निगेटिव, ठीक है। कितना? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो पाई अपॉन 15 हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड है b और परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस पूछा गया है, तो कॉस ले लिया हमने। और आफ्टर टाइम t ये कितना को मूव कर चुका होगा? ओमेगा t, ठीक है। तो माइनस ओमेगा टी कितना हो गया? माइनस पाई बाई 15 इंटू टी, ठीक। अच्छा
अब ये कॉस के अंदर तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम कॉस पाई बाई 15 इंटू टी लिख सकते हैं। हो गया, कॉस पाई बाई 15 टी लिख दो इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है? t इक्वल टू 0 से हमने ओमेगा टी का एंगल हमने प्लॉट किया और फिर वहां से अच्छा एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने बी पार्ट में गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया जरा बता सकते हो? यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है? देखो, तुमको x कोऑर्डिनेट चाहिए था ना फुट का, ऑन दी एक्स एक्सिस फुट डाला है, तो उसके लिए जब x लिखोगे तो तुम यहाँ पर जब कंसिडर करोगे रेडियस b है तो साइन लिखोगे ओमेगा टी या कॉस लिखोगे ओमेगा टी? एंगल इधर ओमेगा टी है, तुम इसके लिए लिख रहे हो तो ये ओमेगा टी एंगल हो गया। एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो उसके लिए तुम्हें साइन लिखना पड़ेगा, तो बी साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हुआ। हाँ, और साइन ओमेगा की वैल्यू माइनस पाई बाई 15 टी, ठीक है। अच्छा, अगर तुम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहो माइनस में तो क्या करना पड़ेगा? माइनस में नहीं लिखना चाहो अंदर ओमेगा को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? साइन पाई टी अपॉन 15 प्लस पाई लिख सकते हैं। बताओ ये दोनों चीज सेम है कि नहीं है? सेम है ये। साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस को अंदर ले जाओ वापस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस पाई टी बाई 15 हो गया। या कॉस में भी लिख सकते हो इसको, बी कॉस अगर लिखना चाहो तो इसको तुम लिख सकते हो पाई बाई 15 टी माइनस पाई बाई 2। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? चलो ठीक है, ये सब तुम देख लेना कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री की चीज है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। अब देखो, ये एसएचएम से हम लोग, ये जो हमने सर्किल से इसका रिलेशन पढ़ा, अब इससे कैसे हम क्वेश्चंस करने में ही हमें हेल्प करेगा। मैं अगर बोलता हूँ ए एम्पलीट्यूड है और वो x इक्वल टू प्लस ए से हमारा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। t इक्वल टू 4 सेकेंड है। at 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। चलो क्या करें हम? सबसे पहले बनाओ सर्किल, ठीक है। हमारा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो उसको मैं इनिशियली कहाँ रखूं?
x इज इक्वल्स टू a पे रख दिया, ये हमारा t इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड 4 सेकंड का मतलब ओमेगा 2 पाई बाई टी कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, ओमेगा में पता लग गया। अब हमने पहले तो इक्वेशन लिखो, ठीक है, नहीं तो तुम 1 सेकंड पे सीधे एंगल भी निकाल सकते हो कि 1 सेकंड, अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है, 4 सेकंड में ये पूरा सर्किल मूव कर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 4 सेकंड में पूरा सर्किल, तो 1 सेकंड में 1/4। 1/4। तो बताओ कि हमारा तुम्हारा एट t इक्वल्स टू 1 x कितना होगा, 0। x इक्वल टू 0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे 0 पर आ गया, x इक्वल टू 0। एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड बोलो, 2a माइनस -a। एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड बोलो, 0। एट t इक्वल्स टू 4, सर a। x इक्वल्स टू a। समझ में आया? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं जरा सा और ट्विस्ट कर देता हूँ। ये इसको मैं लिख देता हूँ ए पार्ट, दिस वाज ए पार्ट, अब बी पार्ट। फाइंड टाइम व्हेन x इज इक्वल्स टू a/2, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -a/2, x इज इक्वल्स टू -a। ये बी पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। x इज इक्वल्स टू a/2, ये यहाँ आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है ये, तुम ऊपर वाला डाटा यहाँ यूज कर सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू a/2 पर ये कब आएगा, जब पूरा सर्किल चल रहा है 4 सेकंड में, 1 सेकंड में ये यहाँ था, तो a/2 पर कब होगा, तुमने अभी ए पार्ट में देखा कि ये सब इसके टाइम थे, 3 सेकंड में यहाँ, 4 सेकंड में यहाँ, तो a/2 पर कब होगा वो, 0.5। अच्छा, सब लोग एग्री कर रहे हैं 0.5? अच्छा, एक चीज देखो, अगर ये ए से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा होता, ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 की पोजीशन है, 1 सेकंड में वो यहां था, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता, तो 1 सेकंड में ये सेंटर पर होता, तो मिडिल पॉइंट पर 0.5 सेकंड में होता। ठीक, लेकिन ये तो एसएचएम है, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। अगर ये एसएचएम है तो फिर तो ये 0.5 सेकंड में a/2 पर नहीं होना चाहिए, बोलो। ये इस यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ी चल रहा है कि 0.5 सेकंड में a/2 पर आ जाएगा। फिर क्या करें, ऐसा नहीं है, गड़बड़ है। क्या करें, देखो लीनियर मोशन तो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, तो हम यूनिटरी मेथड सर्कुलर मोशन पे लगा सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड सर्कुलर मोशन पे लगा सकते हो। अब ये बताओ कि यहां पर ये जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है वो कितने एंगल मूव करेगा, तब हमें परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन होगा वो a/2 मिलेगा। अगर ये a/2 है, ये a है, तो ये थीटा कितना होगा, जल्दी बोलो। cos theta equals to 1/2। यस, तो थीटा इक्वल टू, किसी ने भी बोला था सही, डिग्री में बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 360 डिग्री कितने टाइम में क्रॉस किया था ये, 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड में, तो 60 डिग्री कितने में, 4 सेकंड में 360,
सर 2/3 सेकेंड शायद। देखो 360 डिग्री का ये जो 60 डिग्री है वो क्या है 1/6 है, ठीक है। तो 4 सेकंड का 1/6 ले लो टाइम, ठीक है। पूरे सर्किल में एंगल 360 डिग्री चल रहा है तो उसका 1/6 60 डिग्री चलना है, तो 4 सेकंड का 1/6 हो गया, ठीक है। ये तो मैंने कॉमन सेंस बताया। नहीं तो क्या कर सकते हो तुम, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये तो पता है फॉर्मूला। तो थीटा हम जब 360 डिग्री से चल रहे हैं तो 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, और वही ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 डिग्री चलेंगे तो कितना टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ हमें फंक्शन पता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो U एंड K के हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे, ये ग्राफ तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। K वर्सेस X एंड U वर्सेस X, ठीक है। ये मैं अलग से ये चलो लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, ठीक है। ये ग्राफ्स बनाने हैं। अब ये जो ग्राफ है इनमें से बताओ कौन सा वाला तुम्हें सबसे इजी है बनाना, थर्ड। थर्ड मतलब यहाँ पे तो 2 ही लिखे हैं मैंने अभी तो। अच्छा ओके, तुम थर्ड वो टोटल एनर्जी का बोल रहे हो, ठीक है। यस यू आर राइट। और इन दोनों में से काइनेटिक एंड यू में से किसका तुम्हें पहले से पता है शेप कैसी होगी। अब टोटल एनर्जी देखो तुम्हें याद होगा कांस्टेंट आती है, इनको के और यू को ऐड करके यहीं पे देख लो। टोटल एनर्जी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। कितनी वैल्यू पर बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर पर बनेगा। तो मैं यहां पर ऐसे ये बना दे रहा हूं कांस्टेंट, ठीक। और कहां से कहां तक इसका स्ट्रेचिंग होगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक या कुछ और, कहां से कहां तक स्ट्रेचिंग होगी इसकी, इस ग्राफ की। ये पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस से। यस, क्योंकि पोजीशन में कहां तक जा सकता है ये, माइनस ए से प्लस ए तक जा सकता है बस, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्स, और ऊपर तुम्हारा हम क्या बना रहे हैं, ऊपर बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। टोटल एनर्जी रेड कलर से बनाया, ठीक है, मैंने रेड ग्राफ बनाया टोटल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, और बचा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का बनाऊंगा मैं ब्लैक कलर से, ठीक है। एक ही ग्राफ में मैं तीनों बना दूंगा अलग अलग कलर से। तो टोटल एनर्जी बन चुका कांस्टेंट, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सिस हमारी एनर्जी वाली एक्सिस है। अगर हम टोटल एनर्जी करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर, जो वैल्यू हमने दिखी है वो पूरी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के ए स्क्वायर कहीं अगर ग्राफ आता है तो हम वो वैल्यू ले सकते हैं, और ऐसे काइनेटिक एनर्जी में भी हमारी हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जब x इक्वल टू ए होगा तो हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम अचीव करेगा x इक्वल टू 0 पर,
ठीक है, तो पहले u का ग्राफ बनाते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर किस टाइप का ग्राफ है ये? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा होता है? एक कर्व होता है इसमें, तो नाम बताओ कर्व का। इसमें पैराबोला बनता है। पैराबोला बनेगा। x इक्वल टू 0 पर u 0 है, तो 0 पर हमारा 0 ये पॉइंट से पास करेगा कर्व, ऑरिजिन से। ठीक है, x इक्वल टू a पर कहाँ जाएगा? x इक्वल टू a पर इस लाइन पर हाफ के a स्क्वायर वैल्यू आएगी, माइनस a पर भी और प्लस a पर भी। ठीक है, तो ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो ये 3 पॉइंट मिल गए और पैराबोला बनाना है। समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। ऐसे नीचे लाए और इधर ऊपर ले गए, सिमेट्रिक बिल्कुल। ठीक, ये तो हो गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी पर आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब अटेन कर रही है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब अटेन कर रही है? x इक्वल टू 0 पर, हाफ के स्क्वायर। तो 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया मैंने जो ब्लैक से बनाया अभी। और k 0 कहीं पर होगा, k इक्वल टू 0 कहां पर होगा? x इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए, उन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे जा करके ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा ये मैं जो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर बन गया था ये। ठीक है, समझ में आ गया। दिस ब्लैक ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ये ग्राफ, तीनों ग्राफ एग्जाम में आते हैं, तो तुमको बनाना आना चाहिए। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, स्प्रिंग में तुम लोगों को काफ़ी कुछ तो पहले से आइडिया है कि F इक्वल टू के एक्स होता है, फिर उसको सॉल्व करोगे टाइम पीरियड वगैरह। ठीक है, तो मैं एक बार जस्ट जल्दी जल्दी से स्प्रिंग मास सिस्टम, ये SHM के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक ये फ्रिक्शनलेस टेबल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है। ठीक है, नीचे टेबल पर म्यू 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये अपने मीन पोजीशन से इसको हमने सपोज x अमाउंट शिफ्ट किया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? माइनस के एक्स होगा। f को हम ma लिख लें तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर k बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें अंडर रूट के बाई एम सब तुम्हारा किया हुआ है, ये हमें ओमेगा मिल गया। ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो हमें टाइम पीरियड कितना मिल गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा किया तो उल्टा हो गया, अंडर रूट एम बाई के हो गया। ठीक है, ये हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए या डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्बिनेशन। क्या हमने वर्क पावर एनर्जी में जब स्प्रिंग पहली बार करी थी तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उस समय किया था? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करा था। किया था, तो मैं जस्ट रिजल्ट पे अभी लिख देता हूँ। उस बार तो हमने पहले तो डिराइव भी किया होगा। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है K1, दूसरी स्प्रिंग है K2। इसमें जो K इक्विवेलेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या आता है बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा किस तरह से ऐड होता है?
1/K1 + 1/K2। यस, सीरीज में हमारा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 + 1/K2 आता है। ठीक है, इसको तुम जस्ट मैं अगर इसको डिराइव करवा दूं तो मान लो कि यहाँ पर x1 का एक्सटेंशन है, इसमें x2 का एक्सटेंशन है, तो x1 की जो वैल्यू होगी वो f/K1 होगी, x2 में f/K2 होगी एक्सटेंशन। तो जो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में जो तुम f/K इक्विवेलेंट लिखोगे वो क्या होगा एक्सटेंशन, वो x1 + x2 होगा। f/K क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, तो टोटल अगर इक्विवेलेंट वाले में लोगे तो एक्सटेंशन x1 + x2 लेना पड़ेगा। तो f/K इक्विवेलेंट में x1 की वैल्यू डालोगे f/K1, x2 की डालोगे f/K2 और f कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ गया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, K1 एंड K2। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सटेंशन दोनों में सेम होंगे। ठीक है, सीरीज में एक्सटेंशन सेम नहीं थे, वहां फोर्स सेम था, यहाँ फोर्स अलग अलग होगा। यहाँ पे फोर्स अगर F1 है, यहाँ पे F2 है, तो जो इक्विवेलेंट सिस्टम का जो फोर्स होगा F इक्विवेलेंट वो क्या होगा, F1 + F2 होगा। ठीक है, तो F इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, एक्स तो सबका सेम है, इक्विवेलेंट सिस्टम का भी वही है, और K1x + K2x, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी F नहीं, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 + K2। जब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तब पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब फोर्स सेम होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट्स दोनों स्प्रिंग के ऐड होकर के नेट डिस्प्लेसमेंट देते हैं। पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, ऐसा नहीं कि सेम है तो उनको डबल कर दो। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बता दो बस लास्ट, कि अगर मेरा एक ये वॉल है, वॉल से एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक ये मास लगा हुआ है, और उस मास से दूसरी तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये वॉल है, और ये तुम्हारे टेबल पर रखा हुआ है, और ये K1 और ये K2, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल है? जल्दी से, पैरेलल। पैरेलल, यस, ये भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसको तुम अगर x अमाउंट इधर डिस्प्लेस करोगे तो इसमें भी x का ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, क्या दोनों ने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, सेम डायरेक्शन में लगाया है इस ब्लॉक पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे दोनों। ठीक है, तो ऊपर वाले में सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि अपोजिट लगा रहे हैं? तुमने मान लो कि लेफ्ट में शिफ्ट किया इक्विलिब्रियम से, तो सेम डायरेक्शन, यस। ठीक है, तो बिल्कुल ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, डायरेक्शन भी फोर्स दोनों का सेम लग रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस केस में भी K1 + K2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर मान लो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में बोलूं कि टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो क्या करोगे, 2π√m/K इक्विवेलेंट कर दोगे, सीरीज है तो K इक्विवेलेंट सीरीज वाला, पैरेलल है तो पैरेलल वाला। ठीक है, तो बस ये इस तरह का कॉम्बिनेशन में हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, हमारा लगभग हमारा फिनिश हुआ है, बस हाँ लास्ट वो बचा जो सिंपल पेंडुलम था। सिंपल पेंडुलम का हमें निकालना है टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट लिस्ट पे लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर स्कूल एग्जाम, डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड of simple pendulum। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या क्या इसमें पॉइंट हाईलाइट करने हैं। जो स्ट्रिंग है दैट इज फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक, यानी उसकी लेंथ स्ट्रेच नहीं हो जाएगी।
एंड स्ट्रिंग का मास 0 है, वेटलेस स्ट्रिंग, सपोर्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट ऑफ इन्फिनाइट मास। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी लोकेशन से, थीटा, थीटा इज ए स्मॉल एंगल, ठीक है। हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो स्मॉल थीटा के लिए है, तो एक हम आगे चल करके एक जगह पे यूज करेंगे उस एजम्पशन को। अच्छा अब ये बताओ, इस बॉल पर अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी तो नेट फोर्स कितना लग रहा था? इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकली 0, तब वो mg और टेंशन बैलेंस हो रहे होंगे। लेकिन जब हमने इसको इधर ले जा करके अभी रिलीज कर रहे हैं, तो जैसे रिलीज किया हमारे हाथ ने उसको छोड़ दिया है, तो इस समय इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और इस तरफ टेंशन लग रहा होगा। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये टेंशन के अपोजिट, एक टेंशन के परपेंडिकुलर, सॉरी टेंशन, हाँ टेंशन के mg के परपेंडिकुलर, नॉट हाँ ठीक है, सॉरी टेंशन के परपेंडिकुलर, यानी रेडियल डायरेक्शन जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये दो हम कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो थीटा है तो यहाँ ये एंगल थीटा होगा जो mg का स्ट्रिंग के साथ थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है? जो ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा है वो कौन है? mg sin थीटा, mg sin थीटा वाला। sin theta. हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क निकाल रहे हैं इस mg sin थीटा का, ठीक है। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, टॉर्क अबाउट O हमारा ऊपर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। तो टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेते हैं और डिस्टेंस लेते हैं, और लेंथ हम एज्यूम कर लेंगे L है, इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, ठीक है। तो टॉर्क बता दो जरा, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg sin थीटा, यस, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर हो गया L और F हो गया mg sin थीटा, ठीक है। अगर तुम mg cos थीटा के लिए देखोगे तो उसमें L R परपेंडिकुलर 0 आएगा, क्योंकि वो ऑरिजिन से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक ये पॉइंट है और फोर्स ऐसा ले लूँ जो कि उससे पास कर रहा हो तो इसका टॉर्क 0 होता है, और अगर फोर्स ऐसा ले लूँ तो उस केस में हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास कर रहा हो पॉइंट से ही जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, फिर 0 हो जाता है टॉर्क, ठीक है। तो हमने L इंटू mg sin थीटा ये कर दिया टॉर्क। अच्छा, अब तुम लोग को याद होगा कि मैंने एक बार बताया था कि अगर हमें लीनियर SHM करना होता है तो हम उसको प्रूव करते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब एंगुलर करते हैं तो माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉर्क हमारा जो आ रहा है वो mg इंटू L इंटू साइन थीटा आ रहा है, एंड साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा स्मॉल हो तो। थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, यानी कि हमने जो आगे हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला वो इस एजम्पशन में ही ट्रू होगा। लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो ऐसा नहीं होगा, तब ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो फिर फेल हो जाएगा, उसमें एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये mgl इंटू थीटा। अच्छा, माइनस कहाँ है इसमें? तो माइनस हमेशा हम अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर मैंने इसको दूर ले गया मैं तो जो टॉर्क है उसकी टेंडेंसी उसको इक्विलिब्रियम के पास लाने की होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अवे हुआ तो टॉर्क उसको इक्विलिब्रियम की तरफ ला रहा है, तो यहाँ पे माइनस उस वजह से अपने आप से लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस का वही रोल होता है, माइनस का मतलब है कि टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम हो, तो टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है तो ये मैंने माइनस भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे f इक्वल टू के एक्स वाले में हमने किया था, f इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो हमने फिर उसको अभी अभी स्प्रिंग वाले में जो मैंने प्रीवियस पेज पे दिखाया था, ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, हमने फोर्स से एक ए लिखा था
और ए में ये हमने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा और वहां से हमने ओमेगा से टी निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमारी जब भी हमें टाइम पीरियड निकालना होता है तो हमारी स्टेप्स होते हैं कि हम पहले एफ को एक्स से रिलेट करेंगे, फिर हम एफ में एम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर एक्स के साथ एक कांस्टेंट होगा, उस ये एक्सेलरेशन को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके वो जो कांस्टेंट होगा उसको ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के आई बाई एम बोल दिया था। और जब ओमेगा आ गया तो फिर टी निकल आएगा। तो यही प्रोसेस मैं अगले पेज पे यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाउ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, टॉर्क अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, याद है। जैसे एफ अपॉन एम होता है एक्सेलरेशन लीनियर में, तो एंगुलर में फोर्स की जगह टॉर्क और मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। तो ये हमारा टॉर्क अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम जी एल अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा, ठीक। अब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा ये अल्फा आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है टॉर्क निकालने में? नो ओके चलो, तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा लिख दे रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन, अच्छा आई तुम्हें याद है ना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अगर हमारा पॉइंट मास है सिंपल पेंडुलम में तो पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये हमारा मास है और इसका जो सर्कुलर मोशन है वो अबाउट पॉइंट ओ हो रहा है। ओ से डिस्टेंस कितना है, एल है। तो हम एम इंटू आर स्क्वायर को हम एम इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा आई की जगह पे मैं डाल देता हूँ इंटू थीटा, ठीक है। तो अब नाउ कंपेयर इट कंपेयर इक्वेशन वन विद अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया, जैसे ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था जिससे हम कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही ए की जगह अल्फा हो गया, एक्स की जगह थीटा हो गया और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिल रहा है, वी विल गेट, कंपेयर करो ऊपर वाले से, तो ये थीटा का जो कोफिशिएंट है, यहाँ थीटा का कोफिशिएंट है तो ओमेगा स्क्वायर इज एम एम कैंसिल, जी एल अपॉन एल स्क्वायर, तो एल भी कैंसिल कर देते हैं, सीधे जी अपॉन एल, यस, ये एम कैंसिल और एल से ये स्क्वायर कैंसिल, तो जी अपॉन एल बचा यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। हमने ऊपर हेडिंग लिखी है, नहीं लिखी है, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक। तो अब ओमेगा यहाँ से आया अंडर रूट जी बाई एल एंड टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई और ओमेगा का इन्वर्स करना है तो एल ऊपर चला गया, जी नीचे आ गया। ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ये हम लोगों ने कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ये। और फिर हमने इसको लिक्विड में भी बताया था कि जी इफेक्टिव हम यहाँ पे रख देते हैं अगर मान लो एक्सेलरेटेड, हाँ वहाँ पे किया था हमने जब सीडो फोर्स वगैरह डिस्कशन किया था वहाँ पर। तो अगर मान लो एक कार में ये हैंग कर रहा हो सिंपल पेंडुलम और कार एक्सेलरेट कर रहे हो तो वहाँ पर जी की जगह पे जी इफेक्टिव कर देते हैं। जी इफेक्टिव क्या होता है, सीडो फोर्स का ए नॉट और नीचे जी, तो इनसे जी इफेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का हमने पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं जिसमें कि जी फैक्टिव की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जी हो रहा है, ठीक है। क्या तुम लोग समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा अब लास्ट जो है हमारा टॉपिक क्या है, फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन,
सपोज हमने एक झूले की बात ले लेते हैं, स्विंग, तुम लोगों ने झूला सबने देखा हुआ है। अब झूले झूले को हम सिंपल पेंडुलम से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है नीचे, अगर ये झूला बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, इलास्टिक है, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है। इलास्टिक से तो थोड़ा सा अलग सेंस हो जाता है, स्ट्रेच ही नहीं हो सकती, इनस्ट्रेचेबल है और मासलेस है। प्लस और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है टॉप में, वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ना एयर का वो होना चाहिए ड्रैग, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी हीट लॉस के यहाँ पर वो नहीं है वे, तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम तक, अगर हम इसको एक छोड़ दें थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऑसिलेट करने के लिए, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये ऑसिलेट करता रहेगा, बिकॉज देर इज नो सोर्स ऑफ हीट लॉस, ठीक है। दैट काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। फ्री में क्या हो गया कि एक बार हमने उसको स्टार्ट कर दिया ऑसिलेशन, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो ऑसिलेट होता रहेगा विद द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो तुम किसी बच्चे को झूला झुलाओ तो एक बार झूला देके छोड़ा तो 8-10 बार से ज़्यादा नहीं झूलता, फिर रुक जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ऑसिलेशन हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं SHM वगैरह, और उसको हम प्रैक्टिकली देखें तो फ्री ऑसिलेशंस लाइफ में नहीं होते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन में एक बार जरा मैं ग्राफ बना दूं इसका, हमारा फ्री ऑसिलेशन जो है, फ्री ऑसिलेशन में अगर मैं टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ बनाऊं, तो पोजीशन पहले बढ़ करके प्लस ए तक गई, उसके बाद फिर जीरो हुई, फिर माइनस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ता ही जाएगा, तो ये हमारा इस तरह से राइटवर्ड बढ़ रहा है। फिर माइनस ए हुआ, ठीक है, पोजीशन, फिर माइनस ए से फिर जीरो आई, फिर प्लस ए, फिर माइनस ए, और एम्पलीट्यूड हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ फ्री ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, डैम्ड ऑसिलेशन में तुमने शुरू किया कुछ सपोज ए एम्पलीट्यूड लेके, तो बिकॉज एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस, तो यहाँ पे देखो ऊपर मैंने ए लिया है डिस्प्लेसमेंट जो स्टार्टिंग था, लेकिन नीचे वो माइनस ए तक नहीं गया, उससे पहले ही वो टर्न हो गया, फिर वो जीरो पर, फिर उसके बाद अगली बार में फिर और कम, ठीक है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। लाइट की वेव में डैम्प्ड ऑसिलेशन का होगा? नहीं, लाइट में डैम्प्ड हो सकता है अगर वो किसी इस तरह के मीडियम में हो जिसमें कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जो भी ओपेक मीडियम होंगे उनमें डैम्प्ड होगा, लेकिन वैक्यूम में जो चलती है तो उसमें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती है, तो वहाँ डैम्पिंग नहीं होती है, ठीक है। ये तुम्हारा इस तरह से ये हमारा एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो तुमने बच्चे को झूला झुला करके छोड़ दिया, एक बार तुमने धक्का दिया फिर छोड़ दिया। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, तुम उसको एक पीरियोडिक फोर्स से उसको झूला झुला रहे हो, यानी कि नॉर्मल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है, ठीक है। डैम्प्ड भी हो सकता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में डैम्प्ड भी हो सकता है कि हमारा फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रेजेंट है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, और तीसरा एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स। तुम झूला झुलाते हो किसी को और उसको तुम्हें कंटिन्यूअस झुलाना है लॉन्ग टाइम, तो तुमको लगातार उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स देना पड़ता है। जब वो तुम्हारे पास आ रहा होता है, फिर तुमसे दूर जा रहा होगा, तब तुम उसको फोर्स करते हो, पुश करते हो अपने से अवे, ठीक है, तभी वो फिर उसका मेंटेन रहेगा। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया, जहां पर कि एक पीरियोडिक फोर्स और प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि फ्री मोशन में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, ओनली रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसमें कहीं परमानेंट लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही नहीं, तो वो लौट के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा ही नहीं। एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है प्लस एडिशनल डैम्पिंग फोर्स, जो कि फ्रिक्शन और विस्कस या ड्रैग हो सकता है। तो मैं उसको एक जनरल टर्म दे रहा हूं, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस और ड्रैग, एयर में ड्रैग। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या क्या प्रेजेंट है, रिस्टोरिंग तो है ही,
यूजुअली डैम्पिंग के बिना तो रियल लाइफ सिस्टम होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन डैम्पिंग उसकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फोर्स ऑसिलेशन में डैम्पिंग हो या नहीं हो, दोनों तरह से फोर्स ऑसिलेशन हो सकता है। डैम्पिंग। तीसरा क्या, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल पर वो रिपीट होता रहे। ये तीनों फोर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, ये जो पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स है इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज मैं इसको ओमेगा पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक रिस्टोरिंग फोर्स हमारा ये फ्री ऑसिलेशन है, वहां से मान लो एक फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा एफ है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स ओमेगा एफ हमने अभी देखा था √k/m, ठीक है। तो ये k क्या है, k हमारे उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्प्रिंग में है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग है तो उसमें लेंथ L और G का रोल था, ठीक है। तो ये हमारा जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो हमारी फ्री वाली है, फ्री ऑसिलेशन वाली, जो रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी फोर्स ऑसिलेशन में भी आएगी क्योंकि वहां रिस्टोरिंग फोर्स है, तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ओमेगा एफ तो आना ही है, ठीक है। तो फोर्स ऑसिलेशन में एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, अगर सिस्टम की ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया होता तो वो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता, और ये एक्सटर्नल फोर्स की पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हो गई। ये दोनों अगर मैच हो जाएं तो उस केस में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। अब ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब है कि वो जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसके जो वो है एम्पलीट्यूड्स हैं, दे कंटिन्यूसली राइज एंड राइज, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। और अगर मान लो डैम्पिंग नहीं है उसमें, अगर डैम्पिंग नहीं है तो हमारे ऑसिलेशन इनफाइनाइटली लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रेजोनेंस की कंडीशन जो डिफाइन कर रहा हूँ, टाइप कर लेते हैं इसको हम। तुम लोगों को पहले तो ये बेसिक समझ में आ गया। रेजोनेंस की डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए ये प्रॉपर्ली लिख लो इसको। It is a particular case forced oscillations in which equal to नोट कर लो इसको। सर हाँ बोलो। सर ये रेजोनेंस वाले को एक बार एक्सप्लेन करिए डेफिनेशन को। अच्छा, रेजोनेंस मैंने भी बताया था कि कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो वो झूला का एग्जांपल ले लेते हैं, उस झूले पे तुमने एक डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दिया, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिससे कि वो
ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और हम अगर 2.√L/G देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, L और G पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज ओमेगा एफ, फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उस झूले में मान लो कि वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी है 1 सेकेंड की। ठीक है, या क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचा झूले में कितना टाइम लगता होगा, 5 सेकेंड ले लें। तुमने धक्का दिया, 5 सेकेंड के बाद वो जो झूले पे झूल रहा है बच्चा वो तुम्हारे पास वापस आया। ठीक है, फिर तुमने फोर्स लगाया 5 सेकेंड के बाद, फिर से फोर्स तुम मतलब फिर वो गया, फिर 5 सेकंड के बाद आया। तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 5 सेकंड है और तुमने अपना पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स जो तुम अप्लाई कर रहे हो वो भी 5 सेकंड पे लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो बच्चा झूलता रहेगा और उसको हर बार जो है तुम प्रॉपर वे में पुश कर पाओगे, तुम्हारी एनर्जी और उसको ट्रांसफर होगी। अब मान लो कि तुम जो है जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 5 सेकंड की है और तुम लगा रहे हो 3 सेकंड के इंटरवल पे उस पर फोर्स, तो उसमें ऐसा भी होगा कि मान लो वो बच्चा तुम्हारी तरफ आ रहा था और तुम उसको उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ऐसे मिसमैच हो जाएगा वहां पे। तो तुम उसको रादर देन एक्सेलरेट करने के तुमने उसकी जो वेलोसिटी थी उसको और रोक दिया, तो वहां पर फिर वो मेंटेन नहीं होगा, वहां पे उसकी एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी, कंटिन्यूअस तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली वो तुम्हारी जो पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मिसमैच हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा करके एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तब तो ठीक है, तब तो वो तुम्हारी एनर्जी को वो रिसीव कर पाएगा और अपने उसके ऑसिलेशन बढ़ते जाएंगे। ये चीज समझ में आई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से? जी सर। तो बस यही है कि रेजोनेंस में क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी दोनों के मैच करा देते हैं तो रेजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सोल्जर्स मार्च करते हैं ओवर अ ब्रिज तो उनकी मार्चिंग को ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब अपने नेचुरल वे में जैसे भीड़ जा रही है उस तरह से चलते हैं। ठीक है, मार्च नहीं करते। इसका क्या रीजन है कि अगर उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन मार्चिंग सोल्जर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई या थोड़ा बहुत भी आसपास में भी हो गई, तो ब्रिज के ऑसिलेशन, ब्रिज की में वाइब्रेशन जो होंगे वो लार्ज एम्पलीट्यूड के हो जाएंगे और ब्रिज कैन ब्रेक डाउन। ठीक है, और ये रेजोनेंस केवल मार्चिंग से ही नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि विंड ब्लो कर रही हो, उस विंड की वजह से फोर्स्ड ऑसिलेशन मिल जाए। ठीक है, एक तुम यूट्यूब पे सर्च करो तो एक वीडियो आएगा, उसमें एक ब्रिज था वो हवा से गिर गया था, हवा चल रही थी तो वो ऊपर नीचे उसमें ऑसिलेशन हो रहे थे और उस ब्रिज पर एक कार भी खड़ी हुई थी, मतलब एक उस ओनर था कार का, अपने डॉग के साथ जा रहा था, तो वो जब ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलने लगा तो वो लोग उतर करके फिर मतलब कार से नहीं पैदल चल करके किनारे आ गए थे और फिर शायद वीडियो भी उसी ने लिया था, उस वीडियो में बताया गया वो चीज़। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर में कोई मशीन, एसी, कोई चीज़ ऐसी हो जो अचानक से बड़ी अलग तरह से जोर की आवाज़ करने लग जाए? कभी इस तरह का तुमने मिक्सी, कोई चीज़ अगर इस तरह की देखी हो कि वैसे तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर रही थी लेकिन कभी अचानक से नॉइज़ करने लग गई? कभी कभी एसी में ऐसा होता है कि सडनली बिजली में कुछ वोल्टेज चेंज हुआ और वहाँ पे आवाज़ एसी की चेंज हो गई, तो वहाँ पे तुम अगर कुछ कोई एसी जहाँ पर तुम्हारा विंडो में फंसा हुआ है वहाँ पर अगर तुम कुछ एक जैसे रबड़ या कोई वुडन कोई चीज़ उसमें फंसा दो, थोड़ी सी जो स्पेस हो अगर, तो वहाँ पे फंसा दो तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे चेंज हो जाती है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और उसमें जो मशीन की फ्रीक्वेंसी है, जो अंदर जो मशीन चल रही है वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों मिसमैच हो जाएंगी और फिर वो वाइब्रेशंस उतने जोर के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब रेजोनेंस के एग्जांपल हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि बाहर कोई किसी ने बहुत जोर का म्यूजिक बजाया है और उससे तुम्हारे घर की जो खिड़कियां हैं वो वाइब्रेट करने लगी, उनसे आवाज़ आने लगी, ऐसा भी हो जाता है। हाँ बताओ क्या कर रहे हो? सर, घर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी मशीन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो फिर घर गिर जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। जहाँ हैवी मशीन्स लगी होती हैं उनमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो अच्छा, ये रेजोनेंस हो गया। अब हम लोग जरा सा टाइम बचा है, क्या थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर दें?